हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन शिक्षण यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश जीके का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। दोस्तों, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको बहुत अच्छे तरीके से विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ये चीज़ें समझ में आने वाली है, बहुत ही आसानी के साथ। आपका कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें यूपी जीके पूछी जाती है तो हर उस एग्ज़ाम के लिए आपकी ये क्लास है, चाहे वो पीईटी 2022, लेखपाल या सुपर टेट जैसी परीक्षा हो जिनमें उत्तर प्रदेश जीके आपकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कल की क्लास से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ। देखती हूँ आपको कल की क्लास कितना समझ आई थी। तो सबसे पहले आप मुझे, क्योंकि हमने कल जनगणना वाला टॉपिक, सेंसस वाला टॉपिक कवर किया था उत्तर प्रदेश की, तो आप मुझे बताइए उत्तर प्रदेश का जनघनत्व कितना है और उत्तर प्रदेश का सबसे ज़्यादा आबादी वाला जिला कौन सा है, सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किस जिले की है उत्तर प्रदेश में। इन तीनों प्रश्न के उत्तर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को चीज़ें याद हो रही है। अब शुरू में इस क्लास में हम लोग देखेंगे उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक इकाइयाँ, जिनमें हम लोग मंडल, जिले कितने हैं, नगर कितने हैं, इन सबको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये बहुत पूछा जाता है, आसान सा प्रश्न बनता है आपका यहाँ से कि ये बताइए उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल है। अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं तो उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हैं और एक नया ज़िला और बनाने की तैयारी चल रही है जिसका नाम आंवला नगर रखने का जो है प्रस्ताव रखा गया है। तो यहाँ पर आपके अभी तक 75 ज़िले ही है। आगे बात करेंगे तो नगर एवं नगर समूहों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों 915 है। आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों इसको अपडेट करके आप लोग यहाँ पर कर लीजिए। जो नवीनतम डाटा है उसके अनुसार लगभग 59,000 जो है आपके यहाँ पर ग्राम पंचायतें हैं। ठीक है, 59,000 ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। नगर पंचायतों की अगर बात की जाए तो नगर पंचायत यहाँ पर, ये दोस्तों नगर पंचायत नहीं, न्याय पंचायत है। तो उत्तर प्रदेश में न्याय पंचायतों की संख्या कितनी है, 8,135। ठीक है, 8,135। अगर पूछा जाए तहसील कितनी है तो दोस्तों आपको याद रखना है 351 तहसील है। विकास खंड की अगर बात करी जाए तो विकास खंड कितने हैं, 826 विकास खंड है उत्तर प्रदेश में। नगर पंचायतों की अगर बात की जाए तो नगर पंचायतें कितनी है, नगर पंचायतों की संख्या है 439। और नगर पालिका परिषद कितनी है, तो नगर पालिका की बात करें तो दोस्तों ये लगभग वर्तमान में 200 हो गई है। आगे बात करते हैं नगर निगम की, तो नगर निगम की संख्या 17 ही है। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश में कुल कितने गांव हैं, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे 1,06,774 कुल गांव हैं उत्तर प्रदेश के। तो ये डाटा भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों आबाद गांव कितने हैं, तो इनमें 1,06,774 में जो आबादी वाले गांव हैं वो आपके 97,814 है। ठीक है, आबादी वाले गांव। और बिना आबादी वाले गांव कितने होंगे, तो इसमें से इसको लेस कर दीजिएगा तो आपके बिना आबादी वाले गांव बच जाएंगे। अगर पूछे आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं तो ये आपके 4 हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे आप लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, जिसके लिए आपको सबसे पहले इस मैप को देखना पड़ेगा। और इस मैप में मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दे देती हूँ कि किस तरीके से भौगोलिक विभाजन किया गया है उत्तर प्रदेश का, ताकि आप इजीली इस चीज़ को समझ पाए आगे जो भी मैं फैक्ट्स आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, ये है उत्तर प्रदेश का मैप और इसको 3 भागों में बांटा गया है, या 3 भौगोलिक क्षेत्रों में हमने उत्तर प्रदेश को बांटा हुआ है। एक तो सबसे ऊपर वाला ये हिस्सा जहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट किया है। ठीक है, तो एक तो यहाँ पर ये हिस्सा हो गया, मैं थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेती हूँ ताकि आप इजीली इसको देख पाएँ। ठीक है, तो एक हिस्सा तो आपका ये वाला, इसके ऊपर वाला।
इसे कहते हैं भाबर और तराई का क्षेत्र। फिर दूसरा है आपका मैदानी भाग, ठीक है। पहला है भाबर और तराई वाला भाग, दूसरा है मैदानी, और तीसरा है आपका पठारी भाग या बुंदेलखंड वाला एरिया जिसको हम बोलते हैं। मैं इसको मार्क कर देती हूँ यहाँ पर। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये क्षेत्र क्या कहलाएगा, भाबर और तराई वाला क्षेत्र, ठीक है। भाबर और तराई वाला क्षेत्र है आपका। जो बीच वाला क्षेत्र है ये कहलाएगा मैदानी क्षेत्र, ठीक है, मैदानी क्षेत्र। और तीसरा जो है ये दक्षिण का जो ये भाग आप देख रहे हैं ये है आपका पठारी क्षेत्र। तो उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन इन 3 क्षेत्रों में किया गया है। कौन कौन सा, ये ऊपर वाला क्षेत्र है भाबर और तराई का, बीच वाला ये मैदानी क्षेत्र है, और दक्षिण में जो है ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया तो अब आसानी से आप सारी चीज़ें आगे समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको देखिए यही बताया गया है कि उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन 3 भौतिक क्षेत्रों में किया गया है, जिनमें पहला है उत्तर में भाबर एवं तराई का क्षेत्र, जो कि आपका सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक फैला है, ठीक है। सहारनपुर से लेकर कुशीनगर तक भाबर और तराई का क्षेत्र फैला हुआ है। इसके बाद आपका दूसरा क्षेत्र है मैदानी क्षेत्र, जिसे आप गंगा का मैदान भी कह सकते हैं। तीसरा क्षेत्र है दक्षिण में पठारी क्षेत्र, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है बुंदेलखंड का पठार, जो कि आप यहाँ पर इसमें देख पा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक एक करके हम इनके बारे में जानेंगे कि भाबर का क्षेत्र क्या है, यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि ये बताइए उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन हम कितने क्षेत्रों में करते हैं। तो 3 क्षेत्रों में, पहला तो यही हो गया। अब दूसरा प्रश्न बन सकता है दोस्तों, भाबर का जो क्षेत्र है या आपको कुछ विशेषताएं दे दी जाएगी, पूछा जाएगा ये भाबर का क्षेत्र की विशेषता है, ये तराई की है, ठीक है, या भाबर का क्षेत्र कम उपजाऊ होता है, ज़्यादा उपजाऊ होता है, इस करके आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं। जो भाबर का क्षेत्र आपने देखा, ये वाला सबसे ऊपर वाला, इस भाबर के क्षेत्र को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, ऊपर वाला भाबर का और नीचे वाला तराई का क्षेत्र, ठीक है। तो भाबर के क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ है, कंकड़ पत्थर और चट्टानों से हुआ है। यहाँ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर है, जिसकी वजह से यहाँ पर आकर की जो नदियाँ आती है ऊपर हिमालय से बहती हुई, वो विलुप्त हो जाती है। कहाँ, चट्टानों के मध्य, उन पत्थरों के मध्य वो नदी नहीं दिखती, वो यहाँ पर आकर विलुप्त हो जाती है। तो अगर आपसे प्रश्न बने कि बताइए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती है, आप बताएंगे भाबर के क्षेत्र में। दोस्तों, जो भाबर का क्षेत्र है यह है कम उपजाऊ है, कृषि के लिए अनुपयुक्त है, क्योंकि कंकड़ पत्थर ज़्यादा है और पानी भी विलुप्त होता है, वो यहाँ पर दिखता है नदियों का, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाबर का क्षेत्र। दूसरा हम बात करेंगे तराई के क्षेत्र की। तराई का क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है। ये देखिए यहाँ पर ये भाबर का क्षेत्र है, तो इसके दक्षिण में इधर तराई वाला क्षेत्र आता है। इस वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा नमी होती है और ये दलदली क्षेत्र होता है, क्योंकि नदियाँ धरती पर यहाँ पर वापस प्रकट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो कंकड़ पत्थर के कण होते हैं ये बहुत ही महीन हो जाते हैं निक्षेप के कारण, और यहाँ पर वापस से नदियाँ प्रकट हो जाती है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा नमी और दलदली है। इसी वजह से यहाँ पर जो कृषि करी जाती है वो कौन कौन सी कृषि यहाँ पर की जाती है, तो धान, जूट, गन्ना, इनकी अच्छी फसल इसमें हम कर सकते हैं। और अधिकांश जो भूमि होती है तराई के क्षेत्र की वो कृषि योग्य पाई जाती है। दलदली क्षेत्र में कौन कौन से जीव मिलते हैं ज़्यादातर देखने को, तो यहाँ पर रेंगने वाले जहरीले जीव ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जिनमें अजगर, मगरमच्छ, इस तरह के जहरीले यहाँ पर जीव देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं दूसरा क्षेत्र जो है वो है मैदानी क्षेत्र या गंगा का मैदान। अब दोस्तों इस इसे गंगा यमुना का दोआब भी कहते हैं, ठीक है, गंगा यमुना का दोआब क्षेत्र भी इसको कहते हैं। यहाँ की जो भूमि है वो बहुत ही अधिक समतल और उपजाऊ है, ठीक है। जो मेरठ मुजफ्फरनगर वाला एरिया आप लोग देखते हैं तो ये मैदानी क्षेत्र में आता है। यहाँ पर जो भूमि है वो कृषि के लिए एकदम आप कह सकते हैं अच्छी है, और 2 तरह की मैदानी क्षेत्र में 2 तरह की मिट्टी पाई जाती है, खादर और बांगर। अब ये खादर और बांगर कैसी मिट्टी है, ये जलोढ़ मिट्टी के प्रकार है, क्योंकि इस क्षेत्र में ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। और जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, क्योंकि मिट्टी के प्रकार हम आगे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर वही होगा, लेकिन यहाँ पर भी हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि पॉइंट आया हुआ है। तो जलोढ़ मृदा 2 प्रकार की होती है, खादर और बांगर। बांगर मिट्टी तो वो होती है जो कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है।
पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है और इसमें आप कह सकते हैं कि ये थोड़ी कम उपजाऊ होती है खादर की अपेक्षा या नई मिट्टी की अपेक्षा। इसको पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं और इस मिट्टी में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो है वो कमी पाई जाती है बांगर में, ठीक है। लेकिन चूना जो है वो भरपूर होता है, चूने की गांठें पाई जाती है इसमें। तो ये इसकी कुछ आपको विशेषताएं याद रखनी है। आपसे पूछा जाएगा नाइट्रोजन की कमी किस मिट्टी में देखने को मिलेगी, तो पुरानी जलोढ़ मृदा जो होती है इसमें, ठीक है, जिसको हम बांगर के नाम से भी जानते हैं। फिर आती है दूसरी जो नवीन मृदा होती है जिसको हम खादर कहते हैं। तो ये बाढ़ आने से बनी हुई मिट्टी होती है, क्योंकि जो उपजाऊ परत होती है वो बहाकर एक स्थान पर आ जाती है, जिसको हम खादर के नाम से जानते हैं। ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है और इसमें चूना, पोटाश, मैग्नीशियम और जल धारण शक्ति बहुत अधिक होती है और भरपूर मात्रा में सारे के सारे ये चूना, पोटाश, मैग्नीशियम इसमें पाए जाते हैं और इसकी जल धारण करने की जो शक्ति होती है ये भी इसकी बहुत अधिक होती है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई आपकी दोनों बहुत अच्छे से कवर। अब तीसरा प्रकार जो है भौगोलिक क्षेत्र को विभाजन करते हुए तीसरा प्रकार आता है दक्षिण में जो पठारी क्षेत्र हम बोलते हैं। इसको दोस्तों बुंदेलखंड का पठार भी या बुंदेलखंडीय पठार भी कहा जा सकता है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित है। दोस्तों ये जो क्षेत्र होता है पठारी क्षेत्र दक्षिण का, ये ज़्यादातर सूखाग्रस्त क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नदियाँ कम हैं, ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर जो पानी होता है उसकी कमी रहती है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा क्षेत्र में पठार ही पठार आपको देखने को मिलते हैं। इन पठारों की औसतन ऊंचाई जो है वो 300 मीटर देखने को मिलती है, लेकिन इस पठार पर एक पहाड़ी है, सोनाकर पहाड़ी उसका नाम है, इसकी यहाँ पर ऊंचाई सबसे ज़्यादा है 600 मीटर, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा दोस्तों इस दक्षिण के पठारी भाग में क्षेत्र में कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ देखने को मिलती है, तो चंबल, बेतवा, केन, ये तीनों नदियाँ, यमुना नदी की सहायक नदी है और टॉन्स और सोन ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जो कि इस दक्षिण के पठारी क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों इस क्षेत्र में बहुत ही कम वर्षा होती है, जिससे यहाँ की मिट्टी लाल मिट्टी होती है और वो बहुत ही कम उपजाऊ होती है। लाल मिट्टी में आप कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, तो चना, सरसों, ज्वार, अरहर और गेहूँ, ये सभी फसलें इस मिट्टी के लिए उपयुक्त होती है। इसके अलावा दोस्तों जो बुंदेलखंड के पठार है तथा विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण, इन दोनों का निर्माण ही प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अब आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बुंदेलखंड का जो पठार है इसका निर्माण कौन से युग में हुआ था, तो इसका आंसर होगा प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, ठीक है। इतना आप लोग इसमें ध्यान रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों नोट डालकर एक और आपको यहाँ पर फैक्ट नोट करना है कि उत्तर पश्चिम में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन का काली मिट्टी क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ेंगे और इन्हीं चीज़ों को अब डायग्राम की हेल्प से हम लोग समझेंगे, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर ये सारी चीज़ें हो जाए, आपको समझ में आए कि जो मैदानी क्षेत्र है उसमें कौन कौन से ज़िले आएंगे, वो सब चीज़ें आपको अब कवर होगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आपके काम के योग्य चीज़ें हैं वो ये है, मैंने आपको अभी बताया कि 3 प्राकृतिक प्रदेश है, 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है, भाबर और तराई, ठीक है, और दूसरा गंगा यमुना का मैदान और तीसरा दक्षिण का पठारी भाग। इसके अलावा भाबर और तराई प्रदेश पश्चिम में सहारनपुर से लेकर देवरिया या कुशीनगर तक एक पतली सी पट्टी के रूप में फैला है। ये फैक्ट भी मैंने आपको बता दिया है। आगे चलते हैं, भाबर के क्षेत्र की बात करते हैं। तो भाबर का क्षेत्र कौन सा होता है, जहाँ पर कंकड़ पत्थर से निर्मित पर्वतीय भूभाग जो होगा उसको हम भाबर का क्षेत्र कहेंगे। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है भाबर के क्षेत्र का, तो इधर बिजनौर, सहारनपुर, पीलीभीत, शाहजहाँपुर एवं लखीमपुर खीरी आदि जिलों में, जो ऊपर वाले जिले हैं आपके मैप के, तो उत्तर प्रदेश के मैप के, तो इनमें इसका विस्तार फैला हुआ है भाबर के क्षेत्र का। इसकी विशेषताएं क्या है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ने पर इसकी चौड़ाई कम होने लगती है, ठीक है। जब आप पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे, इधर सहारनपुर से लेकर इस तरफ बढ़ेंगे जब, तो इसकी चौड़ाई जो है वो कम होने लगती है। इसके अलावा दोस्तों इसमें नदियाँ जो है वो लुप्त हो जाती है। ये प्रश्न आपसे बिल्कुल बन सकता है, इम्पोर्टेंट है।
आगे हम बात करेंगे तराई के क्षेत्र की। तराई के क्षेत्र की परिभाषा मैंने आपको अभी बताई थी कि कैसे हम इसकी पहचान करेंगे। यहाँ पर जो अवसाद होते हैं वो बहुत ही महीन अवसादों से निर्मित होती है। यहाँ का तराई क्षेत्र भाबर के ये दक्षिण में स्थित होता है और बहुत ही दलदली और आप कह सकते हैं गाद मिट्टी वाला क्षेत्र होता है। ये आपको कौन कौन से क्षेत्र में मिलेगा, कौन कौन से ज़िले में मिलेगा, तो देखो सहारनपुर, बिजनौर, बरेली से लेकर इधर महाराजगंज, देवरिया आदि तक ये फैला हुआ है, इसका विस्तार है। इसकी विशेषताएं क्या क्या है तराई के क्षेत्र की, तो मैंने आपको बताया कि गन्ना, गेहूं, जूट और इसके अलावा धान की फसलों के लिए यहाँ पर ये बहुत अच्छी पैदावार देता है। यहाँ बहुत घने जंगल, लंबे हाथी और घासों से ये ढका हुआ होता है। ठीक है, लंबे हाथी देखने को मिलेंगे, घास ही घास होगी क्योंकि बहुत ही नमी वाला एरिया है। इसके अलावा भूमि सुधार कार्यों के कारण चौड़ाई में कमी हुई इसके, जिससे उपजाऊ भूमि किसानों को इससे प्राप्त हुई है। तो ये हो गया आपका तराई का क्षेत्र। अब हम बात करेंगे मैदानी भाग की। तो गंगा यमुना का जो विस्तृत मैदानी क्षेत्र है वो कहाँ से कहाँ तक फैला है। इस मैदानी भाग को भी हम 3 भागों में बांटते हैं। पूर्वी गंगा का पूर्वी मैदान, गंगा का मध्य मैदान और गंगा यमुना का ऊपरी मैदान। तो इस तरीके से हम इस मैदानी भागों को भी 3 तरीके से बांट सकते हैं। जो गंगा यमुना का ऊपरी मैदान है, इसकी अगर बात करें तो दोस्तों ये 500 किलोमीटर लंबी और 80 किलोमीटर चौड़ी पट्टी के रूप में फैला हुआ है। अगर बात करें गंगा का मध्य मैदानी प्रदेश, तो यहाँ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले में ये वाला आपका भाग आता है, तो सहारनपुर, बिजनौर, मेरठ, मुजफ्फरनगर ये सभी ज़िले हैं जो कि इसके क्षेत्र में आते हैं। गंगा का पूर्वी मैदान, तो इसमें जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़ ये सभी ज़िले देखने को मिलेंगे। हालांकि ये इतना डीप नहीं आपसे पूछा जाएगा, बस आपसे ज़्यादा से ज़्यादा इतना पूछ सकता है कि मैदानी प्रदेश को भी हम कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम इनको 3 भागों में और बांट सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये और नोट आपको ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है कि गंगा यमुना के विस्तृत मैदानी प्रदेश की जो समुद्र तल से औसत ऊंचाई है वो 300 मीटर है। ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे चले, अब हम पठारी क्षेत्र की बात करेंगे जो कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसको हम बुंदेलखंड या बघेलखंड का भूभाग भी कहते हैं। इसका क्षेत्रफल 45,200 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सीमाएं पूर्व केन नदी और पश्चिम में बेतवा तथा पाहुज नदियाँ, उत्तर गंगा तथा यमुना, दक्षिण विंध्य पर्वत इसकी सीमाओं में इसकी अंदर आते हैं। इसके अलावा सम्मिलित क्षेत्र की अगर बात करें तो बघेलखंड और बुंदेलखंड के जो भूभाग है वो इसके अंतर्गत आएंगे। और यहाँ पर सामान्य ऊंचाई मैंने आपको इसकी बताई कि 300 मीटर। और सबसे ऊंचा कहाँ पर है ये पठार, जहाँ पर सोनाकर की पहाड़ी है इस पठार के ऊपर, तो सबसे अधिक ऊंचाई इसकी 600 मीटर है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश का भौगोलिक विभाजन किस प्रकार से करते हैं। एक छोटा सा और पॉइंट यहाँ पर हम कवर करते हुए चलेंगे दोस्तों। ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश विद्युत के बारे में यहाँ पर कैसी व्यवस्था है। ठीक है, उत्तर प्रदेश विद्युत परिषद का गठन कब हुआ, इसके बारे में यहाँ पर थोड़ा सा हम जान लेते हैं। तो चलिए एक एक करके इन फैक्ट्स को भी जान लेते हैं। इनमें जो महत्वपूर्ण है बस उतना देख लेंगे हम, क्योंकि ज़्यादा चीज़ें पढ़ने से अच्छा है जो ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए उतना पढ़ा जाए। तो देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन कितना करता है, तो 115 किलोवाट प्रति घंटा। वहीं अगर पूछ ले तो उपभोग कितना करता है, तो 401 किलोवाट प्रति घंटा। तो आप देखिए उत्पादन कितना कम हो रहा है और उपभोग कितना अधिक हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1956 में। ये इम्पोर्टेंट आपके लिए हो जाता है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग का गठन 1998 में हुआ था। ये भी ध्यान रखना। और सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो आपके लिए हो जाता है, इसको 5 स्टार भी लगाएंगे तो भी कम है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इकलौता परमाणु विद्युत केंद्र है नरोरा विद्युत केंद्र, सिर्फ एक ही है। ये बहुत पूछा जाता है आपसे, नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो ये उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। इसका निर्माण 1989 में हुआ था। ठीक है, तो परमाणु विद्युत केंद्र एकमात्र जो उत्तर प्रदेश का है वो है नरोरा परमाणु विद्युत केंद्र बुलंदशहर में। इसके अलावा अगर ताप विद्युत गृह के बारे में पूछ लिया जाए तो ये हरदुआगंज ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है, ये अलीगढ़ में है।
राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के केंद्र, विद्युत निगम के 8 केंद्र बनाए गए हैं, ठीक है। और कुल कितने ग्राम ऐसे हैं जिनमें विद्युतीकरण हो चुका है, तो 97,814, जो कि इतना ये फैक्ट इम्पोर्टेंट नहीं लगता है, ठीक है। बाकी आपको जो ये लास्ट के 2 पॉइंट्स हैं इनको तो बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा इन दोनों आयोग और इस परिषद का गठन कब हुआ ये भी आपको याद रखना है। तो ये थी दोस्तों आपकी आज की क्लास, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश के भौगोलिक विभाजन के बारे में सीखा। आपको आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। और इस क्लास की PDF के लिए आप ऑनलाइन शिक्षण के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया गया है, जहां से आप उस पर क्लिक करके हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको पिछली क्लासेस की भी PDF मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको आज की क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपसे फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।